भारत को आधिकारिक तौर पर 3 नए आपराधिक कानून मिल गए हैं। इनके लागू होने के बाद अब सभी नए मामले नए कानून के तहत ही दर्ज किए जाएंगे। पर लोग जानना चाहते हैं कि पहले से दर्ज लाखों मामलों का क्या होगा। अगर उस पर भी कोई अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले किया गया हो और मामला बाद में दर्ज किया जाता है तो उसका क्या होगा? जब एफआईआर लिखी जाती है तो एफआईआर में डेट ऑफ इंसिडेंट लिखा जाता है कि किस तारीख की घटना है। अगर वो घटना एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पहले का है तो निश्चित रूप से वो घटना जो है चलेगी पुराने लॉ के हिसाब से। लेकिन यह एक डिबेटेबल पॉइंट है कि अगर रजिस्ट्रेशन एफआईआर का 1 जुलाई या उसके बाद का है तो उस पर नए कानून का भी पालना हो सकता है। ऐसा पुलिस या प्रोसिक्यूशन कह सकती है कि हम जब रजिस्ट्रेशन एफआईआर कर रहे हैं तो हम उस दिन में जो कानून की व्यवस्था है हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उसके हिसाब से दंड प्रक्रिया का पालना करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो यह जो एक प्रश्न है कि डेट ऑफ इंसिडेंट मेन होगा नए कानून को लागू करने का या नहीं, यह एक डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन मेरे हिसाब से जो डेट ऑफ इंसिडेंट है वह एक क्रूशियल पॉइंट है। मान लीजिए कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन में कई प्रक्रिया का पालना करना पड़ता है, लेकिन जो डेट ऑफ इंसिडेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से जो पुराना कानून और नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न डिसाइड होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 नए आपराधिक कानूनों को ऐतिहासिक बताया है, क्योंकि दशकों पुराने आईपीसी का ढांचा बदलते समय के अनुकूल नहीं रह गया था। लेकिन क्या इन नए कानूनों से न्याय व्यवस्था एकदम सही हो जाएगी या फिर मुकदमेबाजी का बोझ और बढ़ जाएगा? क्या कानूनी पेशेवरों के लिए ये नए कानून सहज और सरल रहेंगे? आईपीसी में और सीआरपीसी में कई ऐसे प्रावधान थे जो ब्रिटिश हुकूमत के समय बनाई गई थी, जो आज के डेट में वो रिडंडेंट हो चुका था, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं थी और उसमें बहुत ऐसे प्रावधान होने चाहिए थे जो आज के समय की नाजुकता को, समय की मांग को देखते हुए होना चाहिए था, जो उन कानून में नहीं था। तो जो इररिलेवेंट सेक्शंस हो गए थे उसको नए कानून में हटा दिया गया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक प्रावधान था आईपीसी में कि अगर आप सरकारी ऑफिसर के दफ्तर में जाते हैं और आप अपनी बात उन तक रखते हो और सरकार आपकी, वो ऑफिसर आपके बात से डिफर करता है, तो आईपीसी में एक प्रोविजन था कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने के एलिगेशन लगा करके आप पर वो सरकारी ऑफिसर एफआईआर कर सकता था। तो ये जो कानून बनाया था ब्रिटिश हुकूमत ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, अपने ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था कि भारतीय उनके समक्ष जाकर के कोई जोर जबरदस्ती या कोई अपनी बात कई लोगों को इकट्ठा करके उस पर नहीं रख सकते। तो ये जो कानून था वो निश्चित रूप से आजाद भारत में उस धारा की कोई उपयोगिता नहीं थी। आप देखेंगे नए कानून में उस धारा को हटा दिया गया है। क्या यह सच नहीं है कि अदालतों में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की भारी कमी है? मूलभूत सुविधाओं को ठीक किए बिना सिर्फ कानूनों को बदलने से सिस्टम सुधर जाएगा? खासकर भारत में विभिन्न राज्यों की अदालतों में संरचनात्मक चुनौतियां पहले से ही हैं। नए कानून में फोरेंसिक विज्ञान और तकनीक का खूब प्रयोग होना है। क्या छोटे शहरों की कोर्ट में तैयारी के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त होगा? और क्या पुलिस एवं न्यायपालिका पुराने और नए दोनों ढांचों को एक साथ चलाने में सक्षम होगी? भारत के संविधान में बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कानून संसद के दोनों सदनों में से पारित होता है तो उनको संसद के जितने सदस्य हैं उसमें बहुमत के हिसाब से पारित किया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि निलंबित होने के बावजूद जो सदन में जो बचे सांसद थे उनकी मेजोरिटी के आधार पर वो पारित किया गया। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं कि जब पिछले संसद सत्र में जो पिछला जो काल था संसद का, उस काल में जो रूलिंग पार्टी थी उसकी फ्लोर पे मेजोरिटी थी
तो वो सस्पेंड हो गए नहीं हुए, उसका उनके मेजोरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता था। वो सदन में एज ए मेंबर मौजूद रहते, बावजूद इसके मेजोरिटी एनडीए की थी, तो वो एनडीए सरकार अपना बिल कानून पास करा सकती थी और पास हो जाता। तो यह तो सिर्फ एक राजनीतिक वक्तव्य है, राजनीतिक स्टेटमेंट है। यह भी कहा जा रहा है कि 75 से 80% पुराने प्रावधानों की हूबहू रखे गए हैं। तो क्या वाकई कानून में इनके व्यापक बदलाव की जरूरत थी? क्या संशोधन से काम नहीं चला सकते थे? आप देखेंगे पुराने कानून में जो आईपीसी है, उसमें अगर फ्रॉड, कदाचार, व्यभिचार में कोई सरकारी ऑफिसर लिप्त है तो उसके लिए कोई स्पष्ट सेक्शन नहीं था। तो आप देखेंगे कि 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया गया भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि आईपीसी में उसका कोई व्यवस्था नहीं था, सीआरपीसी में उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लाया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। फिर जो ड्रग पेडलिंग का मामला था, नारकोटिक ड्रग्स का, उसका भी कोई प्रावधान उसमें नहीं था, तो उसके लिए एनडीपीएस एक्ट अलग से लाया गया, स्पेशल लॉ बनाया गया ताकि एनडीपीएस के जो अपराधी हो उसका सजा उसमें हो। जो नया कानून आया है, जो दंड संहिता है या न्याय संहिता है, उसमें जितने भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एनडीपीएस, जो जिनके लिए अलग अलग कानून बने थे, सबको एक साथ एक किताब के अंदर और उनको 356 सेक्शन में समाहित कर दिया गया है। तो मैं कहता हूं कि एक तो सेक्शंस की संख्या घटा दी गई है, दूसरी बात कि सारे कानून जो इधर उधर बिखरे थे उनको एक किताब में सूचीबद्ध किया गया है और उनको एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन सारे मामले का ट्रायल करने का प्रावधान किया गया है। इसमें टाइम लिमिट भी दिया गया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट ऐसे दिए कि क्रिमिनल ट्रायल वर्षों वर्ष चलते हैं, जब तक मुलजिम को सजा नहीं में पता चला कि मुलजिम या तो दिवंगत हो गया वो या बुजुर्ग हो गया। कई कोर्ट ने कहा, अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसले में कहा कि इन्वेस्टिगेशन में हम कोई समय सीमा नहीं दे सकते, क्योंकि उनके कई अपने जो मजबूरियां हैं। ट्रायल में पहले कोई समय सीमा, अब सुप्रीम कोर्ट किसी किसी में समय सीमा बांध रही कि आपको इतने समय में ट्रायल कंप्लीट करना है। तो इन सारे बाधाओं को दूर करता हुआ ये नया कानून है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो नया कानून है, ये भारत के जनता के हित में, भारत के में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बुलंद रहे, उसके लिए भारत में कैसे त्वरित न्याय हो, उसके दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्या कानूनी बिरादरी नए प्रावधानों को लेकर खुश है? क्योंकि बार एसोसिएशन, वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल नए कानून को ठीक से लागू किए जाने के प्रति सशंकित हैं। क्या पुलिस के लिए नए कानून बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं? एसपी, एसएचओ, एसआई स्तर के अधिकारियों के लिए नए कानून के अनुसार मामले को संसाधित करना एक दुरूह प्रक्रिया होगी। इस नए बदलाव के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण बहुत जरूरी होंगे। वे अब 1860 और 2023 के कानून दोनों को साथ साथ सीखेंगे। और क्या यह सीखना कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं होगी? कि नए कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि 3 महीने के पहले आपको जमानत नहीं दी जाएगी, ऐसा कहीं भी प्रोहिबिशन नहीं है धारा में। इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए और यह मौका दिया गया है कि अगर आपको कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि हमें मुलजिम को दोबारा बुला करके पूछताछ करनी चाहिए, तो आप कोर्ट से इंटरोगेशन का परमिशन लेकर के उसकी कस्टडी, अगर वो जेल में है तो कस्टडी मांग सकते हैं। अगर वो बेल पे है और कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप अदालत पे जाकर के उससे के लिए डायरेक्शन मांग सकते हैं। तो ये तो न्याय प्रक्रिया को और त्वरित और न्याय प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में ये प्रोविजन है। मनीष तिवारी जी वकील भी हैं, मनीष तिवारी जी एक नेता के साथ साथ एक वकील भी हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने गंभीरता से या गौर से इस प्रोविजन को नहीं पढ़ा होगा कि जो प्रोविजन दिया गया है ये इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मान लीजिए
कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि तमाम छानबीन के बाद किसी तरह का अपराध नहीं बनता है तो वो उनको क्लीन चिट दे देगा। अगर पुलिस को यह पावर दिया गया है कि वो क्लीन चिट दे सकता है कि साहब कोई अपराध नहीं बनता है, कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, तो इन सारे बाधाओं को दूर करता हुआ ये नया कानून है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो नया कानून है ये भारत के जनता के हित में, भारत के में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बुलंद रहे उसके लिए, भारत में कैसे त्वरित न्याय हो उसके दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए हमें भारत के संसद को और भारत के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए।